नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी कि भ्रम फैलाने की सियासत को लगा है धक्का। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर के अपना अपना प्रचार, और इसके बीच में यह बड़ा सवाल कि क्या सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार का सोशल मीडिया पर खुलासा दरअसल किसी फेक नैरेटिव को पुख्ता करने की एक साजिश थी। इस पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं कि आखिर गलती का एहसास होने में 48 घंटे क्यों लग गए। दिखाएंगे पूरी खबर और बात होगी अपने संवाददाता से, इसके पीछे का एजेंडा समझेंगे कि दरअसल क्या है यह पूरा मामला। और जेल से नहीं चलेगी सरकार, यह तय करेगी जनता। यह है हमारी अगली खबर कि अब जेल से सरकारें नहीं चल सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह देश की जनता को तय करना होगा कि क्या जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए सरकार चलाना उचित है। लोकसभा में प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के आक्रामक तरीके ने देश में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। क्या है इसके फैक्ट्स और विपक्ष को क्यों है इस बिल से आपत्ति, ये बात होगी और इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके साथ ही साथ बात होगी कश्मीर टू दिल्ली व्यापार वाली ट्रेन की। इस ट्रेन के चलने से क्या कुछ होगा फायदा, किस तरह से बदलेगी कश्मीर की फिजा। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन से संबंधित विधेयक किया पेश। संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाएंगे विधेयक। वहीं ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमक विधेयक 2025 संसद से हुआ पास। राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वहीं लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मानसून सत्र के दौरान सदन में 14 विधेयक प्रस्तुत, 12 पारित। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में हंगामे के लिए विपक्ष को लगाई फटकार। बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साल 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बताया ऐतिहासिक। वहीं इसरो अध्यक्ष ने मिशन के 80% परीक्षण पूरे होने की बात कही। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन को बताया अविस्मरणीय। और इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल भर चुके हैं अपना पर्चा। 9 सितंबर को चुनाव के बाद घोषित होंगे नतीजे। तो सबसे पहले बात होगी भ्रम फैलाने की सियासत और क्या उसको धक्का लगा है सीएसडीएस के संजय कुमार के अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करने और उसके माफी मांगने के बाद। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस पर जो कांग्रेस के लोग हैं, जो विपक्ष है, वो इस पर माफी मांगेगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भ्रामक प्रचार के बीच सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार का सोशल मीडिया पर खुलासा फेक नैरेटिव को पुख्ता करने की क्या एक साजिश थी। संजय कुमार का दावा है कि उन्हें जब मालूम पड़ा कि उनका डेटा गलत है तो उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन महाराष्ट्र में सीएसडीएस के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 एफआईआर दरअसल दर्ज कराई गई है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह एफआईआर उनके अपुष्ट आंकड़े को प्रकाशित करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है एफआईआर में। एसआईआर पर विपक्ष के फेक नैरेटिव को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य देश भर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से चुनाव आयोग झूठे आंकड़े फैलाने के मामले में कड़ा रुख अपनाता है। उन्हें जवाब दिया जाता है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाकर वे जनता के बीच इसे बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन वोट चोरी का उनका आरोप वही लोग फुस कर रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी सबूत बताकर सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं, उनको डाल रहे हैं। चुनाव आयोग उनके हर वीडियो की सत्यता लोगों के सामने लाता है, फिर वे दूसरा मुद्दा गढ़ लेते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी के आरोप हैं
फिर वे चुनाव आयोग में हलफनामा देकर जानकारी क्यों नहीं देते हैं? उधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के वोट चोरी की शिकायत का जवाब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के चुनाव अधिकारियों ने दिया है। अखिलेश का दावा था कि उन्होंने 18,000 शिकायतें हलफनामे के साथ दी थी, लेकिन जवाब उन्हें मिल रहा है तो वे कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से सवाल पूछा था, जवाब जिलाधिकारी दे रहे हैं। एक दिन ब्रेक लेने के बाद राहुल गांधी बिहार वोट अधिकार यात्रा में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी के साथ उनके साथ अखिलेश यादव भी जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुद्दा वोट चोरी से हटकर बेरोजगारी और पलायन भी हो गया है। तो संजय कुमार के ट्वीट डिलीट करने पर और राहुल गांधी के जो तमाम आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। CSDS नाम का सर्वे एजेंसी ने बयान दे दिया है कि उनके आंकड़े गलत थे और इन गलत आंकड़ों के दम पर राहुल गांधी जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, आज वो आरोप फिर से झूठा साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी 8 कैंडिडेट्स के सामने, टेक्निकल टीम के सामने सबूत दिया था। सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे एक याचिका को फटकार कर डिसमिस किया था और अब हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिहार में राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं। इन लोगों के पास कोई इशू नहीं है। शेरशाह के मकबरा से सुना है कि शुरू किए हैं और किशनगंज में वो अंत करेंगे। केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जबरदस्ती वोट बैंक में शामिल करवाना, ये दुर्भाग्य है। तो साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को जो घुसपैठिए हैं उनको वोट बैंक के तौर पर शामिल कराना दरअसल इस पूरी जो SIR की जो यात्रा है उसका मकसद है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की जनता NDA की असलियत जान चुकी है। बिहार की जनता जो है NDA की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सोचिए कि ये उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, पलायन हो रहा है बिहार से और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इनके राज में क्या हाल था इस पर भी चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, लेकिन जो लोग बिहार में रहने वाले वो बेहतर जानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और उसके बाद उसी तर्ज पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अपना काम कर रहे हैं। वो भी, यानी कि उनका कहना है कि वो भी इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहा दरअसल योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से मधुरेश और साथ ही साथ शिशिर जुड़े हुए हैं।
मुंबई से। इन दोनों लोगों के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये पूरी जो सियासत है क्या है, और इस पर हम अपने जो कंसल्टिंग एडिटर हैं विनोद मिश्रा, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है क्या है। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। FIR मुंबई में दर्ज हुई है, रिएक्शंस भी बहुत ढेर सारे मुंबई से आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सियासत को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो संजय कुमार ने जो ट्वीट किया, ये जो एक्स पर जो जानकारी डाली, उसके 48 घंटे के बाद उनकी नींद खुली, उनको पता ही नहीं चला कि ये गलत डेटा उन्होंने डाल दिया है। जो विपक्ष है उसका कहना है कि दरअसल जब उनको ये भय लगा कि ये मामला खुल जाएगा, तो जितना डैमेज करना था वो करने के बाद उन्होंने वो उसको डिलीट कर दिया। क्या रिएक्शंस महाराष्ट्र में है, किस तरह से ये सियासत जो है चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे विषय पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तू मैं चल रही। खासतौर पर जब ये मामला सामने आया, जब संजय कुमार ने जो ट्वीट किया और जानकारी दी कि वोट्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है घपला हुआ है, जिस प्रकार से आंकड़ों में घपला हुआ है। हालांकि उसके बाद उन्होंने ट्वीट तो निकाल दिया, लेकिन जो आंकड़े सामने आए थे वो गलत उन्होंने जो सामने रखे थे, ये साबित हो गया और इसीलिए जो है उनके द्वारा ये ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो सत्ता पक्ष है वो काफी आक्रामक हो चुका है। खासतौर पर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस पर कि देखिए इस प्रकार से जो कांग्रेस कहीं ना कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट कर रही है और लोगों के सामने जो है रखने का प्रयास कर रही है। और इसी का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, बीजेपी ने आरोप लगाया कि इससे पहले, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था कि लोकतंत्र खतरे में है और इसीलिए जो है संविधान किताब जो है वो हाथ में लेकर कांग्रेसी चले थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव का जब अब ये नतीजा सामने आया तो और एक और जो है फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कांग्रेस इस वक्त कर रही है कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, साथ ही साथ एनडीए, वो कह रहा है कि अगर चोरी हुई है तो सबूत दिखाइए, इसके ऊपर जो है एक एफिडेविट कीजिए। स्वयं मुख्यमंत्री ने हालांकि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि चोरी इनके दिमाग की हुई है, चोरी इनके दिमाग में जो चिप है उसकी हुई है। इस शब्द का प्रयोग जो मुख्यमंत्री ने किया तो अब समझ सकते हैं कि काफी आक्रामक इस वक्त बीजेपी जो है कांग्रेस पर है, जिस प्रकार से वो ये बात सामने ला रही है। खास तौर पर बीजेपी काफी मुखर इसलिए भी है क्योंकि अगर बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस जो अपनी बात रख रही है वो सच्चाई है तो आखिर क्यों नहीं 2-3 बार इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस भेजने के बाद उनके सामने जा रही है। तो ये बीजेपी का दाव महाराष्ट्र में है। हालांकि इसके ऊपर कांग्रेस नेताओं से पूछा जाए तो कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो सत्य सामने रखा है वो तो वेबसाइट द्वारा लिया गया है, उसमें कुछ नई जानकारी सामने नहीं है। तो उनके डिफेंस में, उनके पक्ष में कहने के लिए कुछ नई दलील जो है महाराष्ट्र के नेताओं के पास, खासतौर पर जो इंडी गठबंधन है उनके पास नहीं है। तो ऐसे में अब ये मुद्दा जो है, राजनीतिक मुद्दा जो है महाराष्ट्र में तूल इसलिए भी पकड़ रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो है जो ग्राम पंचायत चुनाव है, साथ ही साथ जो महानगर पालिका का चुनाव, हालांकि इसको मिनी विधानसभा चुनाव अभी कहा जा रहा हो, तो इसके मद्देनजर ये मुद्दा जो है काफी चर्चा में है। जी, निश्चित तौर पर ये मुद्दा चर्चा पे है। हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, अगर बिहार में देखा जाए तो जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में सियासत इस वक्त चरम पर है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी जिस भी वोटर को या जिस भी व्यक्ति को वो आइदर ट्वीट के जरिए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं या कभी जनसभाओं में लेकर आते, उसका सीधा सीधा चुनाव आयोग उसको दिखा देता है कि भाई ये तो वोटर हैं या इनके साथ में क्या दिक्कत रही है। तो उनका जो प्रचार है उसकी कहीं ना कहीं हवा निकालते हुए नजर आते हैं। और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी जो है, बेरोजगार में लॉ एंड ऑर्डर और ये सारे मुद्दे करने लगे हैं। तो यानी अब जो है एक तरह से देखा जाए तो ये वोट चोरी के से हट करके बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर ये मुद्दा हो गया है। देखिए क्या है कि जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी तो वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी का नारा उन्होंने दिया था और जिस तरीके से उन्होंने वो लोगों को सामने लेके आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं वो पुष्ट करना चाहते थे कि वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ये चीज शुरू में लोगों को भी अपीलिंग लगी क्योंकि वो एविडेंस दे रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करना शुरू किया और जो जिन लोगों को सामने लेके आ रहे थे उनके बयान चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाने लगे, उनका सीरियल नंबर जारी किया जाने लगा, तो जो पूरा कैंपेन था कहीं ना कहीं खुश होता हुआ दिखने लगा। अब ऐसे में महागठबंधन की जिम्मेदारी हो गई थी कि फिर से वो वापस अपने पुराने मुद्दे पे आए ताकि जो यात्रा है वो शिथिल न पड़े, वो यात्रा कमजोर न पड़े। और आज की जो यात्रा थी, आज 5वां दिन था, आज की यात्रा में की शुरुआत में राहुल गांधी ने किया, आज की यात्रा का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। शाम में
राहुल गांधी जुड़ेंगे और यात्रा मुंगेर में स्टे करेगी, आज रात को वहीं यात्रा विराम करने वाली है। तो ये पूरा जो ऑर्डर है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी वो अब फेल हो रही है। अब चूंकि वो नैरेटिव फेल हो रही है तो कुछ ना कुछ और मुद्दे तो लेकर आने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, जनता में जो उनकी पकड़ बनाने की कोशिश है वो कोशिश नाकामयाब ना हो। इसीलिए जो पुराने मुद्दे थे बेरोजगारी के, जो पुराने मुद्दे थे पढ़ाई के, लिखाई के, नौकरी के, ये सारी चीजों को लेकर के फिर से तेजस्वी यादव वापस आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव उसको लेकर वापस आ रहे हैं। लेकिन विनोद जी, एक बात और आपने देखा होगा कि ये सारा जो एजेंडा है फुस हो रहा है, वो सारी चीजें ठीक ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो यूपी के 2 लड़कों की बात हुई थी, अब उसमें बिहार का भी एक लड़का जुड़ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये 2 लड़के फिर वहां आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी जुड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सियासत? तो ये निखिल बहुत बढ़िया सवाल है कि अखिलेश यादव कल से इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में होंगे। शायद यूपी के 2 लड़के प्लस यूपी के 2 लड़के और एक बिहार के लड़के होंगे। अब ये लड़के कितने कमाल करते हैं, अब ये देश के 3 लड़के हो गए। तो आज ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा के, अभी जब इस तरह से आप देखें कि अभी शायद निडाई हुआ, एडजर्न हुआ था, तो उसके बाद जो है एक टी पार्टी थी स्पीकर की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो नहीं गए उसमें, लेकिन उसमें सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद होते हैं स्पीकर की उस पार्टी में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, अभी भी की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ऐसे कई तेज तर्रार नेता हैं, उनको मौका देना चाहिए बोलने के लिए और वो लोग आगे आ जाएं तो एक अच्छी राजनीति की बात होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सीधी सीधी बात ये है कि अब राहुल गांधी का एक फेस कांग्रेस के सामने में है तो उन्हीं को रखना है। तो डेफिनेटली इतना बात तो है कि कम्युनिकेशन का एक बड़ा संकट है। राहुल गांधी को जो एजेंडा दिया जाता है और जिस एजेंडा को लेके चलते हैं, शायद वो इस बात के लिए मिसिंग है कि उस एजेंडे के अलावा भी उस राज्य में, बिहार में कई ऐसे प्रमुख एजेंडे हैं जिस पे बात हो सकती है। कल मैंने देखा था, परसों की आप इसमें इनकी जो यात्रा थी, उस यात्रा में तेजस्वी यादव उनको बार बार एक तरह से एक प्रॉक्सी दे रहे थे कि इसमें ये मुद्दा बोलिए, इसमें ये मुद्दा बोलिए। तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि बिहार में भाई अब वोट चोरी का आपका जितना भी ये मुद्दा था, वो चुनाव आयोग ने एक तरह से अपनी सक्रियता दिखा के आपके इस एजेंडे को फुस कर दिया है। आपने जितने लोगों को सामने में लाया, जितने वीडियो बनाया, चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि वो कहीं ना कहीं से उन सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, और वो आप जितने भी लोगों को लेके आज बता रहे हैं वो सब आपके तथ्य निराधार हैं। तो अब तेजस्वी यादव के साथ में अखिलेश यादव क्या गुल खिलाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। ठीक है, इस विषय पर और विस्तार से भी बातचीत करेंगे हम लोग जैसे जैसे दिन आगे आएंगे, क्योंकि अखिलेश कल से इसमें जुड़ेंगे। देखने की बात है क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। मधुरेश आपका और विनोद जी आपका भी हमारे साथ शिशिर जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि राजनीति में किस तरह की नैतिकता होनी चाहिए और किस तरह से दिख रही है, क्योंकि जो नए कानून बन रहे हैं क्या वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। यार पीएम ने अभी भी इसको ये बोला, मेरी पसंद। अब वो पीएम ने मेरी पसंद, सुनो ना, पीएम अभी भी बोला मेरी पसंद। ये राहुल गांधी भी बोलता है, किसी और को बोलने दो, अच्छे अच्छे लोग। ये ले लेना आप। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बाइट वाइट नहीं है, पीएम का इसमें बोला था। अच्छा ये कड़े इम्तिहानों से अरे सब जगह आया, सब न्यूज चला रहा है, इसे सालों का तजुर्बा हम कोई ऐसे ही बोल दिए। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब जेल से नहीं चलेगी सरकार, क्योंकि इसको लेकर के कानून आ रहा है। सरकार तय करे, जनता ये तय करेगी कि दरअसल जेल से अब सरकारें नहीं चलेगी, और ये जनता देख रही है, वो तय करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश की जनता को तय करना होगा कि क्या जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए सरकार चलाना उचित है, क्या ये मॉरली करेक्ट है। लोकसभा में प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के आक्रामक तरीके ने देश में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था।
विपक्षी दलों के सांसदों ने इन बिल्स को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा किया। बिल की कॉपी फाड़कर कई सदस्यों ने इसे गृह मंत्री की ओर फेंक दिया। संसदीय इतिहास में इस तरह का अमर्यादित तस्वीर शायद ही दिखाई दी हो। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को 30 दिन की हिरासत पूरी होने पर पद से हटाने से जुड़े 3 विधेयक कल लोकसभा में प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि इस बिल को अभी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा, जहां इस पर पर्याप्त चर्चा हो सके। गृह मंत्री ने साफ किया था कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिक मूल्यों को बरकरार रखना है और राजनीतिक शुचिता को लाना। इसमें हम सबका मिलकर कर्तव्य होना चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी का। उन पर किए गए व्यक्तिगत टिप्पणी का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस ने उन्हें फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया, तब मैंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया था और जब तक अदालत से पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हो गया, तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। अमित शाह ने कहा कि हम लोग नैतिक मूल्यों के पक्षधर हैं। अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन करने की आज जरूरत है। नैतिकता के सवाल पर अक्सर खामोश रह जाने वाले सत्तासीनों के सामने इस बिल के पास होने पर एक कड़ा कानून वक्त की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके विवेक पर इसको छोड़ दिया था। हालांकि कई शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि विपक्ष ने प्रस्तावित बिल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने के लिए कानून लाना चाहती है, जिसके तहत वो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटना होगा। पिछले वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन इसमें कुछ खास नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को पद से हटने का निर्देश देना पड़ा था। अब अगर ये बिल पास होता है तो गिरफ्तारी के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। 30 दिन जैसे ही पूरा होगा, 31वें दिन अपने आप उनको हटा दिया जाएगा। तो इस बिल पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. लेकिन इसमें भ्रष्टाचार के एंगल पर राहुल गांधी कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं कि दरअसल जनता भी क्या चाहती है। क्या वो भ्रष्ट नेता लोगों को राजनीति में भ्रष्टाचार देखना चाहती है? और इसी को लेकर के जब अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपके ऊपर भी इस तरह के आपराधिक आरोप लगाए गए थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया अपने पदों से और जब तक कोर्ट से बरी नहीं हो गया तब तक कोई भी संवैधानिक पद मैंने नहीं दिया। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उसकी नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दुष्यंत नागर। बहुत स्वागत है नागर साहब आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोज की तरह हम इस चर्चा में। विनोद जी के साथ शुरुआत करेंगे। विनोद जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव को? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि भाई ये तो ईडी सीबीआई इनका चार्ज लगा के, ये बड़ा पुराना चार्ज है कि इसको लगा करके हमारे जो लोग हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनको अस्थिर करेंगे। और अब तो अगर ये 30 दिन का और आरोप लगते ही अगर इस तरह की चीजें आ जाएंगी तो ये और आसान हो जाएगा। वहीं
तमाम सारे लोग कह रहे हैं और बहुत सारे जो आम जनता के लोग हैं, क्योंकि आम जनता ये चाहती है और ये शायद सभी लोग इस पैनल पर इस बात को की तस्दीक करेंगे कि राजनीति में भ्रष्टाचार दूर हो, राजनीतिक शुचिता सामने आए। कैसे देखते हैं इसको? निखिल, कल का जो दृश्य जिन लोगों ने भी देखा होगा, मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास में ऐसी तस्वीर शायद ही कभी आई होगी कि जब गृह मंत्री ये 3 बिल प्रस्तुत कर रहे थे लोकसभा में और विपक्ष में जो जिस तरह के आचरण और जिस तरह का हंगामा था, जिस तरह का आप देखिए कि वो बिल की पर्ची फाड़ फाड़ के गृह मंत्री के ऊपर फेंका जा रहा था, मुझे लगता है कि इससे बदसूरत तस्वीर ऐसा हो नहीं सकता संसदीय परंपरा में जो कल देश ने देखा। इसलिए अमित शाह गृह मंत्री ने जब इस बात को कहते हुए कहा है कि देश की जनता तय करे, कि देश की ये जनता तय करना है कि क्या उसके प्रधानमंत्री, उसके मुख्यमंत्री या उसके मंत्री अगर जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसी हालत में इस नैतिकता और इसके मूल्यों की बात आप किस तरह कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कल देश के लोगों ने देखा होगा, जो भी चाहे वो सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे जो इस दृश्य को देख रहे होंगे, उनको इस बात को सोचने पे मजबूर करता होगा कि भाई अगर व्यवस्था में, सिस्टम में इस तरह की चीज़ें हो रही है और इन प्रैक्टिस हमने देखा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 155 दिन तक लगातार केजरीवाल जेल में रहे और जब इस्तीफा की बात हुई तो उन्होंने कहा हम जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा कोई कानून बाध्यता नहीं है जो हमको हटा सके। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके विवेक पे छोड़ दिया था। तो जब इस देश में लोगों ने देखा है कि 8 महीने तक सेंथिल बालाजी जो तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं, अब वो मिनिस्टर के इस्तीफा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आपके केस की सुनवाई होगी। इसके बाद तमिलनाडु के इस मंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो जब ऐसी चीज़ें आपके सामने में आ रही हैं, ऐसी व्यवस्था में अगर आपके पास, देश के पास ऐसे कोई कानून नहीं है, मोरालिटी जहां खत्म हो गई है, वहां क्या इस देश को इस कानून की ज़रूरत नहीं है? यह बात अमित शाह ने लोगों को सोचने के लिए दिया है कि आप ये देश के लोग फैसला करें कि क्या ये सरकार का जो बिल था कल का, उसका इस तरह का विरोध, इस तरह का प्रदर्शन क्या उचित था? जी, इस विषय पर दरअसल दुष्यंत, अगर एक सवाल तो बनता है कि भाई अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें आ रही हैं तो इस बात का डर क्यों इतना कि हमको फंसा देंगे, हमको दिखा देंगे और जो है इंटिमिडेट करेंगे, ऐसा क्यों? क्यों ये डर है? बहुत ही वैलिड प्रश्न है आपका और निश्चित रूप से मैं स्वयं भी ये नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जो लोग लिप्त हैं, जिनके ऊपर ऐसे मामले चल रहे हैं, वो लोग सत्ता में किसी भी प्रकार से रहें। लेकिन मैं मिश्रा जी से ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मिश्रा जी, 26 ऐसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जो विपक्ष में थे, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के गंभीर आरोप थे। उनमें से 23 बरी हो चुके। दूसरा, पिछले 11 वर्ष में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेताओं के अगेंस्ट जो केस दायर किए हैं, उनमें कितने लोगों को सजा दिला पाई है, इस आंकड़े पे भी चर्चा करने की जरूरत है। दूसरी बात, गंभीर बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अपने विवेक पे, केजरीवाल जी के मामले पे, तो इसमें इतनी जल्दीबाजी क्या है जी आपको कानून बनाने की? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आप नेताओं की, राज्य के जो नेता है, जो मुख्यमंत्री हैं, आपकी नजर उनकी कुर्सी पे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि आप तो राजद। ये गंभीर सवाल हैं और जिनका जवाब सरकार को देना होगा। प्रचार के लिए आप एक बार तो कहते हैं अपना पवार साहब को, जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, कि चक्की पीसिंग, जेल जाएं, और उसके बाद आप उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर देते हैं। आप नेताओं, प्रतिपक्ष के नेताओं की तरफ सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष की तरफ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपका कोई दायित्व नहीं है, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। इसीलिए तो राहुल जी कह रहे हैं कि भैया ये तो राजाशाही लाने की, इनकी लोकतंत्र को समाप्त करने की इनकी नीयत, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो देखिए, ये सब नहीं चलेगा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही भारत चल रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ही आगे चलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज, संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक दलों का एक जो अपना अधिकार है
वो उनके पास सुरक्षित रहना चाहिए। चुने हुए मुख्यमंत्री को उसकी पार्टी के चुने हुए विधायक हटा सकते हैं या वो स्वयं इस्तीफा दे सकते हैं। किसी केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी मुख्यमंत्री को अपने पद से हटा सके। ठीक है, आपका पॉइंट आया, लेकिन सवाल बहुत सारे इस पर उठते हैं कि दरअसल अगर यही व्यवस्था कायम रही तो जो जब कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार, कैसे इसको खत्म करेंगे, थोड़ा पब्लिक का भी सोचेंगे। बहरहाल कौशल कांत मिश्रा, बहुत सारे सवाल जो दुष्यंत जी ने खड़े किए हैं कि कन्विक्शन रेट नहीं हो पाता है और आप लोग जानबूझकर इस तरह से कह रहे हैं, क्या करेंगे आप, क्या जवाब देंगे इस पे? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, दुष्यंत जी ने जो बोला, उन्होंने दो बातें बोली। एक कि कुछ भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगा था उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल किया, तो उससे फर्क क्या पड़ जाता है दुष्यंत जी? अगर आपको मालूम है, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचारी थे जब आपकी पार्टी में थे? अगर कानून होता तो भ्रष्टाचारी लोग सत्ता पे नहीं होते, तो ना उनका दल बदल भी नहीं होता, तो ये तो देश के लिए अच्छा होता ना, देश की जनता के लिए अच्छा होता ना। अगर कानून ही नहीं है जो उनको इसके लिए बाध्य करे कि वो जब उनके ऊपर कोई क्रिमिनल का केस हो या किसी कोर्ट से वो दोषी ठहराए जेल भेजे जाते हैं, तो उन्हें कानून अगर होता तो ऐसा नहीं कर पाते। तो ये दल बदल का कानून तो सब पे लागू होगा ना। और ये जो कानून की बात की जा रही है, ये कानून में प्रधानमंत्री जी भी इंक्लूडेड है। आपको किस चीज का डर लगता है? आपको डर क्यों लगता है? आप चाहते हैं कि कॉमन मैन, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक प्राइवेट मैन जो ये कहें कि पॉलिटिक्स में नहीं है, वो अगर कोई अपराध करता है, वो अगर जेल जाता है तो सरकारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, उसे प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन नेता है, चूंकि वो राजनीति में है, उसके पास सत्ता है, तो उस पावर का दुरुपयोग करके वो सत्ता में बना रहेगा। आप इसी बात का तस्वीर कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जो बिल लाए थे लालू को बचाने के लिए, उसको फाड़ के फेंका क्यों था? मतलब वो ड्रामा कर रहे थे ना, एक बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि कितने लोग, कई बार कोर्ट ने भी कहा, कई बार जनता में भी गया, इतने बड़े बड़े मूवमेंट हुए। आप देखिए लालू यादव जेल जाने के बाद भी सत्ता में चलाते रहे, उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ी। ए राजा हुए, कानी मोजी हुई, केजरीवाल की पूरी कैबिनेट ही हो गई, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्य। आप ये बताइए कि आप एग्जाम्पल क्या सेट करना चाहते हैं? एक राजनीतिक नेता हैं आप लोक प्रतिनिधित्व का काम करते हैं जनता के सामने, क्या आपको एक एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए? वो किसी लेखक ने कहा था ना कि हम नेता उनको चुनते हैं जिनको हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते, उनको हम अपने देश का गार्जियन बना देते हैं। क्या आप उसको सही मानते हैं? नहीं मानना चाहिए ना। और एक आखिरी चीज, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि वो कभी भी सत्ता में नहीं आएगी? जब वो सत्ता में आएगी, अगर एक पक्ष दुरुपयोग, मान लीजिए कोई दुरुपयोग करता है, तो दूसरा पक्ष जब वो सत्ता में आएगा तो वो भी तो दुरुपयोग कर सकता है ना। तो ये चेक एंड बैलेंस की राजनीति होती है। और कानून अगर कोई भी बनता है वो लोकहित में बनता है, और अगर कोई कानून संसद से पास होता है तो वो तो सब पे लागू होगा ना, बराबर पे लागू होगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है जो एक कॉमन आदमी जो कॉमन आदमी हमारे देश का, वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता है। वो अपने दिन भर की रोजी रोटी की बात करता है, ईमानदारी से काम करता है, देश में जो उसको दायित्व मिला है उसमें पूरी जी जान से लग करके देश में एक सेवा करता है। तो अगर हमारे देश के नेता क्रिमिनल होंगे तो वो कैसे लीड करेंगे सोसाइटी को? बिल्कुल, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स हम बच्चों को क्या दिखाएंगे? बिल्कुल, क्या हम अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लालू यादव जेल से सरकार चला रहे तो वैसे तुम्हें बनना है? नहीं दे सकते। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहां से आप लाते हैं? ठीक है। दरअसल क्रिमिनल, और यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे ले चलेंगे आप लोगों को रशिया से सीधे डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री, उनका लाइव। Relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. Geopolitical convergence, leadership contacts, and popular sentiment remain its key drivers.
On trade and economic cooperation, I followed up with Minister Lavrov the proceedings of yesterday's meeting of the Intergovernmental Commission that I chaired with First Deputy Prime Minister Denis Manturov. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments. Enhancing Indian exports to Russia in sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. Steps to ensure long-term supply of fertilizers was also taken up. Indian skilled workers, especially in IT, construction and engineering, can address the labor needs in Russia and deepen collaboration. Sustaining energy cooperation through trade and investments is also important. We also spoke about connectivity initiatives, including the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor, and cooperation in the Northern Sea Route. These corridors promise to deepen economic linkages, reduce transit times, and expand trade access between across Eurasia and beyond. Our defense and military technical cooperation also remains robust. Russia supports India's Make in India goals, including the opening of 2 new Indian consulates in Kazan and Yekaterinburg need to be fast-tracked. That was also a subject of our conversation today. These consulates will further deepen our regional outreach and enhance trade and people-to-people ties. I took up the issue of Indians serving in the Russian army. While many have been released, there are still some pending cases with some missing persons. We hope that the Russian side would expeditiously resolve these matters. On global and multilateral cooperation, we reaffirmed our shared commitment to reform of global governance. We underlined the imperative to expand and energize the UN Security Council to reflect contemporary realities. Our collaboration in the G20, BRICS, and SCO remains deep-rooted and forward-looking. On regional issues, we discussed developments in Ukraine, West Asia, Middle East, Afghanistan. And I want to say that India's approach continues to emphasize dialogue and diplomacy as essential to resolving differences. On terrorism, we resolved to fight jointly against all forms and manifestations of terrorism. I conveyed India's strong resolve to adopt a zero-tolerance policy against terrorism and our sovereign right to defend our citizens against cross-border terrorism. I also invited the Minister to pay a visit to India to continue our dialogue. In conclusion, let me thank him and his colleagues for an open and productive exchange of views. We look forward to nurturing this relationship further in the very spirit that has underpinned it for decades. Thank you. Спасибо. Итак, переходим к сессии вопросов. Пожалуйста, телеканал. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण मॉस्को से, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं उनकी बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से अपने रिश्तों को और ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है और उसको हम आगे लेकर जाएंगे। जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा है उसको लेकर के जो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल इस समाचार में इस वक्त के इस कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कश्मीर टू दिल्ली व्यापार वाली ट्रेन की। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी कश्मीर टू दिल्ली व्यापार वाली ट्रेन। जी, ये व्यापार वाली ट्रेन चली है बडगाम से, कश्मीर के बडगाम से नई दिल्ली तक चलेगी। और ये ट्रेन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यापार के लिए विशेष ट्रेन है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पारंपरिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से एक संयुक्त पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो ट्रेन को मंजूरी दी है। ये ट्रेन मध्य कश्मीर के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की ये पहली ट्रेन सेवा है। इस ट्रेन में 8 पार्सल रैक के साथ बैठने की व्यवस्था भी होगी। इस विशेष ट्रेन सेवा का मकसद कश्मीर के विशेष उत्पाद जैसे वहां का सेब, केसर, सूखे मेवे और अखरोट, पश्मीना शॉल, कालीन और जो अन्य हस्तशिल्प है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है, देश के हर कोने तक पहुंचाया जा सके और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन को भी प्रोत्साहन मिल सके। इस ट्रेन के चलने से कश्मीर के पैदावार और हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट्स का रास्ता खुलेगा। कश्मीर में लगातार बदलते बुनियादी ढांचों के जरिए विकास ने कश्मीर की फिजा में ताजगी लौटाई है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के व्यापारियों ने इस ट्रेन के परिचालन का स्वागत किया है। ये 8 रेक वाली ट्रेन है जिसमें पार्सल के साथ साथ बैठने की भी व्यवस्था होगी और ये रोजाना चलेगी ट्रेन। तो जो अपना उत्पाद पहुंचाने की, खासतौर पर कश्मीर से लेकर 23 घंटे का ये रन है, तो ये समझा जा सकता है कि कई जगहों पर रुकती हुई आएगी ये ट्रेन। तो ये बात समझी जा सकती है कि जब कश्मीर से माल लोड होकर चलेगा तो देश में के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि दिल्ली तक आने के रास्ते के अलग अलग हिस्सों में, जहां से वो पंजाब से होते हुए ट्रेन आएगी, वो जालंधर हो या जो दूसरे स्टॉप्स हो जहां पे बड़े जो व्यापारिक नगर हैं, उन जगहों पर अपने उत्पाद उतारते हुए आएगी और दिल्ली तक इसका जो तक जब ये पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर तब तक ये अपने मकसद को पूरा करेगी, यानी कि जो विपणन है, व्यापार है, उसको बढ़ावा देगी। तो ये जो खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर, आपने देखा, ये उन्हीं जगहों से गुजरती हुई ये ट्रेन आएगी। फिलहाल रेलवे के प्रवक्ता धर्मेंद्र तिवारी का कहना है कि जम्मू के व्यापारियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और ये ट्रेन निश्चित तौर पर एक नया परिवर्तन लेकर आएगी व्यापार के क्षेत्र में। जो सड़क माध्यम से लोग जाया करते थे उसकी तुलना में अब एक नया विकल्प मिलने से लोगों को सस्ते में जम्मू या कटरा से श्रीनगर पहुंचना उनके लिए संभव हो गया है। इसके लिए जो पहले हवाई जहाज का विकल्प था उसके मुकाबले अब नया विकल्प रेल का आने से काफ़ी देश का इंटीग्रेशन हुआ है। रेलवे बोर्ड का भी एक ताज़ा फैसला जो कि जम्मू डिवीज़न के एक प्रस्ताव पर है, जिसमें कि एक मालगाड़ी जो कि कार्गो लेकर के चलेगी, ये एक रैपिड कार्गो सर्विस है। जिस रैपिड कार्गो सर्विस में 8 वैगन्स होंगे जिसमें माल आएगा और वो मालगाड़ी मुख्यतः देश की जो मुख्य धारा में कश्मीर के व्यापारियों को जोड़ने के लिए बहुत ही प्रभावी होगा। जैसा कि हमें पता है कश्मीर से आने वाले फल हम खाते हैं, चाहे सेब हो, चाहे नाशपाती हो या ड्राई फ्रूट्स हों, या कश्मीर से कालीन आती है, केसर आता है। तो जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उनका माल अब देश के मुख्य इलाके दिल्ली तक पहुंचेगा, दिल्ली की बाज़ार, और वहां से देश के सभी हिस्सों की बाज़ारों तक उसकी पहुंच हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर बाजारों तक जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि भी धर्मेंद्र तिवारी ने बताया, उन सब तक ये ट्रेन उन तक पहुंच बनाएगी और जाहिर तौर पर वो पूरा रूट जो है वो उसके लिए खुलेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए शब्बीर डार हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। शब्बीर, किस तरह से उत्साह है व्यापारियों में, कितना परिवर्तन आने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में, अब ये जो व्यापार को जोड़ने की जो नई पहल की गई है उसका जो लाभ दिख रहा है, जो कनेक्टिविटी है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो दिखने लगा है। कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, काफ़ी उत्साह है। जो ट्रांसपोर्टर्स है या हॉर्टिकल्चरिस्ट है या बिजनेसमैन है, का जो कश्मीर से जो पेरिशेबल फ्रूट है, जो फल है, जो जिसको आज से पहले जो है 4 दिन लगते थे दिल्ली के मंडी तक पहुंचने में, और अब इस जो कार्गो सर्विस स्टार्ट हो रही है जल्दी, उसमें कुछ 20 घंटे तक बडगाम के रेलवे स्टेशन से, जम्मू कश्मीर के बडगाम रेलवे स्टेशन से आदर्श नगर दिल्ली तक उसको 23 से 24 घंटे तक लग सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने कम समय में ये जो कश्मीर जो फल है वो दिल्ली के मंडियों तक पहुंचेगा और उसका लाभ ज़ाहिर तौर पर यहाँ के लोगों को होगा और यहाँ के जो
जो बिजनेसमैन है, जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनको होगा। क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जो ही एप्पल का सीजन यहाँ पर या बाकी फल का सीजन स्टार्ट होता था, तो कश्मीर का जो राजमार्ग है वो बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाता था। तो उसकी वजह से जो फ्रूट है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और जितना जल्दी वो एप्पल हो, सेब हो या बाकी फल हो, जितनी जल्दी वो मंडियों तक पहुंचे उतना ज़्यादा उसका जो कीमत मिल जाती है। और कभी कभी हमें यहाँ पे ये होता था, हाईवे 2 दिन बंद हो जाता था, तो फ्रूट जो था वो गाड़ियों में सड़ जाता था। अब जो ये जो कार्गो जो फ्राइट कार्गो सर्विस स्टार्ट होगी, उसकी वजह से निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिलेगा। और कश्मीर की जो इकोनॉमी है, कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, उसके नए पर मिलेंगे, वो नए ऊंचाई तक उसका जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो जाएगा। ठीक है शब्बीर, एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में बताइए। कश्मीर के खासतौर पर सेब का प्रोडक्शन कितना होता है? व्यापार जब आप बता रहे हैं कि जैसे अभी तक सड़क मार्ग से जाता था, अब ये ट्रेन रूट से आ जाएगा, जाहिर तौर पर उसको फायदा मिलेगा। और जो क्या चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर भेजी जाती थी व्यापार के लिए, केसर समेत जो तमाम चीजें हैं, थोड़ा सा वहां का जो व्यापार का परिदृश्य है, जो प्रोडक्शन है, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। 2 खास सेक्टर्स है, हैंडीक्राफ्ट्स और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपके सारे फल जैसे सेब है, नाशपाती है, केसर है, और जो भी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो है। और हैंडीक्राफ्ट्स में आपके कालीन आते हैं, आपके पेपर मिशी के चीज़ें आती हैं, और आपके बाकी जितने भी वुड कार्विंग के हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्योंकि आपके जो घर में सजावट की चीज़ है, यहाँ पे पेपर मिशी के हैं, आपके कालीन हैं, या आपके और भी जो नए नए प्रोडक्ट्स है कश्मीर से। बिकॉज कश्मीर में हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट ही यहाँ पे एक यूएसपी है, क्योंकि यही 2 चीज़, अगर आप कश्मीर कोई आना चाहता है तो यहाँ से फल या केसर या यहाँ का जो है कालीन या शाल, जो शाल का जो कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा है, पश्मीना शाल का। अब उसको इससे पहले या तो एयर ट्रांसपोर्ट से वो बाहर ले जाता था, वो काफ़ी महंगा पड़ता था। रोड से ले जाते थे तो उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ आ जाती थी। अब जो ट्रेन का है, ये तो इकोनॉमिकल भी है, और इसमें कोई ट्रैफिक जाम में किसी और बाधाएं उस तरह से नहीं है। जी बिल्कुल कोई बाधा नहीं है इसमें। ये सीधे कश्मीर के जो है, इसमें यहाँ से सीधे दिल्ली के बाजारों तक जाएगा, और इससे निश्चित तौर पर लोगों को यहाँ पे काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। कि हमने अभी देखा कि गुड्स ट्रेन भी आई थी अभी 9 अगस्त को, जिसमें बाहर से सीमेंट यहाँ के लिए आया था। तो उस वक्त पर भी लोग काफी खुश हुए थे, क्योंकि जो सीमेंट के ट्रकें बाहर से आती थी, उनको 4 दिन यहाँ आने तक लगते थे। अब सीधे गुड्स ट्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता, अब रेलवे बोर्ड भी बिल्कुल, असल में टू वे ट्रैफिक है। जी बिल्कुल शब्बीर, ये बढ़ जाएगा। ठीक है शब्बीर, जो दरअसल ये 2 वे ट्रैफिक है। हमारे साथ अभी हम आपको ले चलेंगे लाइव, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संबोधित कर रहे हैं। ये मॉनसून सत्र जो हुआ है, इसका एक विशेष है। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल्स आपको मालूम है, बिल्स के बारे में भी पूरा आपको मालूम है, इसलिए मैं सिर्फ इसका कैरेक्टर को ही बता देता हूँ। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज, विशेष करके जो नए एमपीज हैं, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया, और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया। तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फ़ायदेमंद सत्र रहा है। इसलिए
मैं जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विशेष करके जो एनडीए के और कुछ और दल है जिन्होंने सत्र में भाग लिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा एक विषय है जो मेरे मन में थोड़ा सा चोट पहुंचाता है। हमारा देश का पहला एस्ट्रोनॉट जो ISS में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन करने का जो चर्चा रखा था, उसको अपोजिशन पार्टी ने चर्चा नहीं करने दिया और अपोजिशन पार्टी के किसी भी MP ने हमारा देश का गौरव, हमारा देश का नायक, अंतरिक्ष में झंडा, भारत का तिरंगा लहरा के आने वाला को अभिनंदन करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं दुखी हूं। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने अभिनंदन किया और लोकसभा स्पीकर ने भी हाउस के बिहाफ से उनको अभिनंदन किया और फिर कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री जी से मिले और हमारे सरकार के वरिष्ठ लोगों से मिले हैं। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे हैं अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके लिए देश भर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुका है कि मोदी जी को सैल्यूट है कि ऐसा बिल लाया कि कोई भी मंत्री किसी भी पद में हो, लेकिन जेल जाने पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर में किसी कोर्ट से बेल नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा फैसला जो लिया है। मैं समझता हूँ कि हमारा जितना बिल का जो कॉपी है, किस बिल पे कितना समय चर्चा हुआ, किस बिल पे चर्चा नहीं हो पाया, डिटेल्स हमारा कॉपी तैयार किया गया है, वो आप खुद देख लीजिएगा। कल भी हमने कुछ साझा किया था। तो आप लोग यहाँ में पार्लियामेंट सेशन को बहुत सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा विरोध तो होता है और लोकतंत्र में विरोध होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। विरोध करना लोकतांत्रिक है, टू प्रोटेस्ट
and to disagree is a democratic means of putting across your viewpoint. But to obstruct or to prevent the government and parliament from functioning, that tactics is anti-democratic. आप जितना बोलना है बोलिए ना, जितना प्रोटेस्ट करना कीजिए। फिजिकली आकर के माइक को रोकेंगे, आप सदन का प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, पत्थर लेकर के वहाँ बजाएंगे दीवार में, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। जितना जोर प्रोटेस्ट कर सकता है, जितना जोर विरोध कर सकता है, हम लोग उसको पूरा खुले मन से स्वागत करेंगे। हम लोगों का पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, जीवन भर हम लोग तो ओपोजिशन में रहा है। बहुत कम समय हमको तो सरकार चलाने का मौका मिला। मोदी जी के नेतृत्व में अभी 11 साल कंटिन्यूस हुआ है। अटल जी के समय में 6 साल मौका मिला। उसके अलावा तो हम तो जिंदगी भर ओपोजिशन में रहे हैं। हम लोग तो प्रोटेस्ट करते समय ये ध्यान में रख करके प्रोटेस्ट करता था कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, गलत भाषा ना बोले, और विरोध जो है ऐसा ना हो कि वो विरोध का जगह में वो विरोध का विपरीत अनडेमोक्रेटिक को वायलेंस ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इसका हम हमेशा ध्यान रखते थे। इसलिए आप डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है, ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा सत्र चलाने का इच्छा था, इतना डिस्टर्बेंसेस था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने काम काज को जैसे निर्णय किया कि हमने बहुत समय दिया उनको, बार बार पुकारा, बार बार रिक्वेस्ट किया, चर्चा में भाग लीजिए। जब वो नहीं माने तो हमने अपना दायित्व समझ करके, अपना पब्लिक का जो मैंडेट है, जनता ने जो हमको वोट दे करके देश को, समाज को सेवा करने के लिए काम सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए हमने सारा बिजनेस पारित कर दिया है। इसलिए मैंने कल कहा कि विरोध करके आप अपना बात दर्ज कीजिए, मगर आप हाउस को रोक नहीं सकते हैं, सरकार का कामकाज को रोक नहीं सकते हैं। सरकार देश का प्रति, जनता का प्रति जवाबदेह है, हम काम करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मजबूरन कई बिल कम चर्चा के इस हल्ला गुल्ला में पास करना पड़ा, लेकिन ये हमारा मजबूरी था, देश हित में, जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस वार्ता को संबोधित